ओशो जी की जो डेथ थी वो नेचुरल डेथ थी या जो मार्केट में खबर फैलती है कि स्लो पॉइजन दिया गया था? ओशो को बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया गया। गवर्नमेंट टुक एन इलीगल एक्शन। ओशो जी की जो डेथ थी वो नेचुरल डेथ थी या जो मार्केट में खबर फैलती है कि स्लो पॉइजन दिया गया था? मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा, फिर कंक्लूजन दूंगा। 2 प्रकार की खबरें फैली हैं। एक है कि अमेरिका ने पॉइजन दिया था, उसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई, और दूसरी खबर फैलाते हैं लोग उनको शिष्यों ने ही उनको मार डाला। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ पूरी कहानी। ओशो को बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया गया। याद रखिए, बिना वारंट के। गवर्नमेंट टुक एन इलीगल एक्शन, अपने ही संविधान के खिलाफ। पुलिस वालों ने इनकार कर दिया। पुलिस वाले कहेंगे पहले मजिस्ट्रेट वारंट देना भाई, तब किसी को गिरफ्तार करें, ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लें। तब उन्होंने मिलिट्री को बुलाया। सरकार अपने ही संविधान के खिलाफ जा रही है। एक निहत्थे आदमी को पकड़ने के लिए मिलिट्री वाले आए बंदूक के लिए, है ना। ओशो को गिरफ्तार करके उन्होंने 12 दिन अलग अलग जेलों में रखा। रोज जेल चेंज हो जाए, अगले दिन फिर कहीं और, फिर कहीं और। ओरेगन की राजधानी है पोर्टलैंड, तो एक्चुअली तो वहाँ कोर्ट में सुनवाई तो वहाँ होगी, मगर सरकार को पता है अगर कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ से तो छोड़ दिए जाएंगे, कोई अपराध तो उनका है नहीं। तो खूब डिले किया उसमें। और इस बीच में ऐसा अनुमान है, देखिए कोई प्रमाण इसका नहीं है, अनुमान कह रहा हूँ मैं, अनुमान है कि उनको एक पॉइजन होता है जो बाद में डिटेक्ट नहीं होता, वो दिया गया, और रेडिएशन पॉइजनिंग दी गई। रेडिएशन को आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो वो हमेशा दाहिने करवट सोते थे, है ना। तो तकिए में कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा, जिससे रात भर रेडिएशन होता रहेगा। तो उसका कोई बाद में प्रमाण, कोई केमिकल तो है नहीं कि आप ब्लड टेस्ट में पता लगा लो। रेडिएशन हाँ या चला गया, लेकिन उसके इफेक्ट छूट जाएंगे। तो 12 दिनों में रेडिएशन पॉइजनिंग उनको दी गई, ऐसा अनुमान है, क्योंकि इसको सिद्ध नहीं कर सकते, ना ही कोई असिद्ध कर सकता। लेकिन बाद में जो प्रमाण मिले उनको इस प्रकार की तकलीफें दाहिने तरफ शुरू हुई, कंधे में शुरू हुआ, गर्दन में शुरू हुआ, दाहिने तरफ का जबड़ा, दांत, कान में दर्द, सब एक ही तरफ, जो तकिए से एक्सपोज जितना एरिया होता है। तो उससे एक्सपर्ट ने, जो पॉइजन एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अनुमान लगाया कि अमेरिका में ये प्रचलन है, ऐसा वो करते हैं। इट इज़ वेल नोन फैक्ट कि जेलों में ऐसा किया जाता है। और नॉन डिटेक्टेबल पॉइजन्स आते हैं जो इमीडिएट जान नहीं लेंगे, धीरे धीरे भीतर आर्गन को डैमेज कर देंगे और बाद में उनके असर आएंगे। क्योंकि सरकार ने खुद, उनके जो अटॉर्नी जनरल होता है अमेरिका का, उसने पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम ओशो को मारना नहीं चाहते थे, नहीं तो वो शहीद हो जाते और विश्व पर उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता, जैसे ईसा मसीह का पड़ा था। हम वो गलती नहीं करेंगे ईसा मसीह को दोबारा सूली देने की। लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हो जाएगा उनका। मारे इसलिए मारा नहीं है, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ अमेरिका ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन उन्होंने ये वाली चीज़ की है, स्लो पॉइजन वाली चीज़, जो बाद में असर दिखाएगी, तुरंत कोई असर नहीं होगा, तो महीने 2 महीने बाद कुछ परिणाम आएंगे, तब तक वो केमिकल बॉडी से निकल चुका, किसी यूरिन टेस्ट में, ब्लड टेस्ट में कहीं नहीं मिलेगा। ये भी वेल नोन प्रैक्टिस है, अमेरिकन जेल में की जाती है। ये हो गई 2 बातें। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। ओशो ने 1 जनवरी 1988 को प्रवचन में जब बताया कि बुद्ध की आत्मा मेरे भीतर आई, उसके पहले उन्होंने बताया कि पिछले 7 हफ्तों में मेरे भीतर जो पॉइजन के इल इफ़ेक्ट्स थे वो सब खत्म हो गए हैं। अचानक मेरे शरीर के सारे दर्द समाप्त हो गए, है ना। माई बॉडी हैज़ बिकम प्योरीफाइड, जैसी पहले थी। और इसके बाद ही बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया। ये वाली बात स्वयं ओशो ने प्रवचन में कही है। इसका मतलब है 3 साल उन्होंने कष्ट झेला है, तो उसकी वजह से मृत्यु नहीं हुई, कष्ट जरूर झेले हैं। 3 साल काफ़ी कष्ट उनको रहे शरीर में, लेकिन उस दिन के बाद से वो वाली चीज़ नहीं थी, बॉडी उनकी प्योरीफाइड हो चुकी थी, वो सिक इफेक्ट उसके जा चुके थे। तो अब मृत्यु का सवाल है, मृत्यु उस पॉइजन से नहीं हुई। ठीक है। दूसरी चीज़ अब आपको ध्यान में लाना चाहूँगा, मैंने, मेरी पत्नी ने, और हम जहाँ उस समय रहते थे मध्य प्रदेश में, मैं बिरला जी की हॉस्पिटल में नौकरी करता था, वहाँ एक हमारे मित्र का एक बेटा था, बांके बिहारी उसका नाम है, बाद में वह भी सन्यासी हो गया, उसका नाम है स्वामी प्रेम अन्वेषी, अभी वो दिल्ली में ही रहता है। उसने एक सपना देखा कि ओशो की मृत्यु हो गई है, उस सपने में उसने देख रहा है,
और ओशो की डेड बॉडी को वहाँ बुद्धा हाल में ला कर रखा गया ऑडिटोरियम में, और सारे सन्यासी सफ़ेद रंग के कपड़े पहने उत्सव मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ओशो के शरीर से प्रकाश निकल रहा है खूब। ये दृश्य उसने देखा। शमशान घाट पे ओशो की चिता को दाह संस्कार किया जा रहा है, वो दृश्य उसने देखा। वो अस्पताल आया। ये बात है करीब अप्रैल या मई 89 की, है ना। अस्पताल आया जहाँ मैं काम करता था। उसने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब कुछ सीरियस बात आपसे करना है, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल में नहीं करेंगे, जब आप लंच के लिए घर जाएंगे तब करेंगे, दीदी के आगे। मेरी पत्नी को दीदी कहता था। तो उनका ठीक। घर आए, उसने पहले कहा आप लोग खाना खा लीजिए फिर बताऊँगा, है ना। हम लोग खाना खा लिया। फिर उसने कहा कि खूब आँखों में उसके आंसू आ गए। कैसे कहूँ मैं, लेकिन जो देखा है वो ऐसा दृश्य है। हमारे अंदर से स्वाभाविक संदेह आया कि भाई सफ़ेद कपड़े सन्यासी क्यों पहनेंगे। आपको बता दूं, ओशो जब अमेरिका से आए उसके बाद उन्होंने माला पहनने के लिए और गेरुआ रंग के कपड़े पहनने के लिए मना कर दिया था। कोई स्पेशल ड्रेस नहीं, नॉर्मल सिविल ड्रेस जैसे सब लोग पहनते हैं वैसे पहनो। तो पिछले 3-4 सालों से कोई विशेष ड्रेस नहीं थी, है ना। सन्यासी का कोई अलग से कुछ भी पहचान नहीं थी, उसकी माला भी नहीं थी। तो हमने कहा कि सफ़ेद कपड़े क्यों पहनेंगे, सफ़ेद कपड़े का कोई सवाल ही नहीं उठता सन्यासी का। तो तुमने जो देखा है ये सही नहीं हो सकता। उसने कहा भाई सही है कि नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा देखा है मैंने। फिर मेरी पत्नी को भी स्वप्न आना शुरू हुआ कि ओशो विदा हो रहे हैं, है ना। सिंबॉलिक रूप से कि ओशो की कार निकल गई। हम दोनों भागे भागे पहुँचे और तब तक पता चला कि वो तो चले गए। फिर हम लोगों ने तय किया कि हम अब पूना जाकर रहेंगे, ओशो का आखिरी काल आ गया है। तो हम दोनों वहाँ नौकरी करते थे। वो म्यूजिक टीचर थी, मैं डॉक्टर था। हम लोग अपने रिज़ाइन दे के वहाँ से चले गए, है ना। तो वहाँ जाके हमने देखा कि ओशो की जो किताबें छप रही हैं उनमें शीर्षक के साथ एक उपशीर्षक सबटाइटल भी ओशो ने जोड़ दिया है। तो अप्रैल 89 से लेके जनवरी 90 तक इन 10 महीनों में करीब 10 किताबें छपीं। संयोग से मेरा काम भी वहाँ पे पब्लिकेशन डिपार्टमेंट में मिला, मेरी पत्नी को भी वहीं काम मिला हिंदी पब्लिकेशन में। तो वो सब टाइटल हमको दिखाई देती थी जिसमें ओशो कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, क्लियर। 1-2 उदाहरण दूँ आपको, है ना। समझो एक किताब का शीर्षक उन्होंने रखा, सुन सको तो सुनो, थोड़ी देर और पुकारूंगा फिर मैं चला जाऊँगा। 100% क्लियर। अच्छा, और किसी को नहीं समझ में आ रहा, हम दोनों को समझ में आ रहा है कि ओशो क्या कह रहे हैं। किताब का टाइटल उन्होंने रखा है। किताब का मेन टाइटल है पथ के प्रदीप। नीचे सब टाइटल उन्होंने दी, जला तो दिए हैं जलाए रखना। पथ के प्रदीप जला तो दिए हैं जलाए रखना। क्लियर है कि वो जा रहे हैं। एक किताब का शीर्षक है क्रांति बीज, उसका उपशीर्षक है क्रांति बीज, वो तो दिए हैं देखना तुम कि बीज बीज ही ना रह जाए। सो क्लियर, हम दोनों के लिए क्लियर, लेकिन हम किसी से बात कह नहीं सकते। हमारी विडंबना समझ रहे हैं आप। हमको पता है 9 महीने पहले से कि ओशो जाने वाले हैं और वो सारे इंडिकेशन दे रहे हैं। एक किताब का शीर्षक है चल हंसा उस देश, हंस का मतलब आत्मा, चल हंसा उस देश। नीचे सब टाइटल है देर हुई बहुत, ऑलरेडी इट इज टू लेट। चलो अपनी आत्मा से कह रहे हैं चल हंसा उस देश। इस प्रकार 10 किताबों के शीर्षक हैं जिनमें बिल्कुल क्लियर संदेश है कि मैं जा रहा हूं। एक किताब है एक ओंकार सतनाम, उसका सब टाइटल उन्होंने दिया एक गीत और गा लूं तो चलूं। लास्ट सॉन्ग या आखिरी किताब थी उनकी उस समय की, एक गीत और गा लूं तो चलूं। एक किताब का शीर्षक था इधर से गुजरा था सोचा सलाम करता चलूं। किसी शायर का एक वचन था, है ना। सलाम करके वो जा रहे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर कर दिया, लेकिन हम दोनों को ये बात समझ में आती थी क्योंकि हमको वो विज़न पहले आ चुका था। अब सबसे बड़ी मुसीबत उस दिन खड़ी हुई करीब अगस्त 89। एक दिन संदेश आया, उनके सेक्रेटरी ने आके घोषणा की मायोग नीलम ने कि ओशो ने कहा है कि कल से सब लोग शाम के समय सफ़ेद कपड़े पहन के आएंगे।
अब हमारा दिल बैठ गया उस दिन। ये तो कन्फर्म हो गया, इतने महीने पहले जो प्रेम अन्वेषी ने देखा था, है ना, तो हमारे पास एक ही सहारा था अपने मन को समझाने का कि नहीं सफ़ेद कपड़े क्यों आएंगे। उसने तो मना कर दिया, कोई ड्रेस नहीं, सब सिंपल कपड़े पहने जो पहनना हो, रंग बिरंगे। जब उस दिन ये संदेश आया तब हमारा फिर रोना फूट गया, है ना। अब कन्फर्म हो गया कि ओशो जाने वाले हैं। 19 जनवरी 1990 को ओशो ने देह त्यागी, है ना। उसके पहले ही मैं पूरा आर्टिकल तैयार कर चुका था, सिर्फ उसमें डेट भर नहीं थी, जिसमें पूरी कहानी कैसे हुआ, स्वप्न आया, विजन आया, फिर ये घटनाएं घटी। अब आप पूछोगे विजन का कोई सॉलिड प्रूफ तो नहीं होता, ये एक्सपीरियंस तो होता है, बाहर से हम प्रमाणित नहीं कर सकते, लेकिन हम किसी को मानने की थोड़ी करें कि आप मानो। पर लेकिन मुझे जो हुआ वो मैं कैसे ना बताऊं, है ना। मानने नहीं मानने का सवाल नहीं है। मैं पूरा आर्टिकल तैयार कर चुका था और 20 जनवरी को वह आर्टिकल पब्लिश भी मैंने करवा दिया कि ओशो का महाप्रयाण एक सुनिश्चित पूर्व नियोजित महायात्रा है। और फिर ओशो के कोटेशन भी उसमें मैंने दिए, कब ओशो ने क्या कहा है शरीर छोड़ने के बारे में।